हेलो बच्चों। जहां पर भी मकड़ी के जाल में फंसा, मकड़ी को तुरंत मालूम पड़ गया, अच्छा यहां फंसा, चलो चलते हैं खाने के लिए। आप लोगों का मैथमेटिक्स कैसा है? आप लोगों का मैथमेटिक्स है बेटा भन्नाट। स्फीयर को बाहर की दुनिया के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए एक स्फीयर को सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। समझ में आया तो बेटा क्या करना है, पता है ना? समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। हेलो बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की, दुनिया की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, सन की। ठीक है ना, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आसपास घूमता है। ठीक है, तो इतने मजेदार चैप्टर को बेटा हम करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले ग्रेविटेशन को न्यूटन ने ही ऑब्जर्व किया था। उसके सर पे वो एप्पल गिरा था और उसने कहा कि एप्पल को कौन खींच रहा है। ठीक है, एप्पल को जो खींचने वाला फोर्स था बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब फिजिक्स की बेटा ये खासियत होती है कि जो फोर्स लगता है एक पेड़ से एप्पल को गिराने के लिए, वही फोर्स लगता है बेटा पूरी की पूरी अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाने के लिए, और उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा आइए स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो जो न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन के बारे में वो क्या है? तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और इनके बीच में दूरी है r, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना, और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance between them, inversely proportional to the square of distance between the particles। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसको जोड़ दें दोनों को और हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर G की वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11। मतलब ये एक बहुत ही छोटा फोर्स रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, लेकिन ये मीनिंगफुल हो जाता है अगर m1 m2 बहुत बड़े हो जाए। मतलब हम बात करें किसकी? हेवनली ऑब्जेक्ट्स की, हेवन में रहने वाले ऑब्जेक्ट्स की। मतलब सन की बात करें या मून की बात करें या अर्थ की बात करें, तो वो बहुत ही मैसिव होते हैं बेटा, बहुत मैसिव होते हैं, बहुत ज्यादा मास होता है उनका। व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ बेटा? व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? अर्थ का मास होता है बेटा 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। अभी तो फील नहीं आया होगा 24 किलोग्राम का, ठीक है ना, छोटा मोटा आपको वजन लग रहा होगा। तो आप देखिए क्या वजन होता है 6, उसके बाद 0 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 24 बार जीरो डालना पड़ेगा बेटा आपको, 24 बार जीरो डालना पड़ेगा, तब जाकर आपको होगा वजन किसका बना? अर्थ का वजन बना। अब आप सोचिए इसको तोला कैसे गया होगा। हाउ कैन वी वे अर्थ? बहुत सिंपल सी बात है, तराजू लीजिए उल्टा रख दीजिए, वेइंग मशीन लीजिए उल्टा लीजिए, क्या दिक्कत है? अर्थ का वजन आ जाएगा उसके अंदर, है ना। क्या जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6.67 10 टू द पावर -11, और इसकी यूनिट क्या होंगी बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर जी है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसके लिए था बेटा? दो पॉइंट मास अगर आपने पास पास रख दिए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तब कितना फोर्स होगा? ठीक है ना, तो आप एक पार्टिकल के ऊपर बाकी सबकी वजह से फोर्स निकालकर उनका वेक्टर सम कर सकते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हम पहले बात करेंगे 2 की, फिर हम आएंगे 3 के ऊपर या 4 के ऊपर, हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसी लॉजिक को। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं हमें यहां पर किस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला,
क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, इसके हमें टुकड़े करने हैं, इसके हमें टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े इसके तोड़ने हैं। अगर हम इसके टुकड़े तोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, टुकड़े तोड़ने तो क्या होगा, एक टुकड़ा होगा मास m1 का, दूसरा हो जाएगा मास m2 का, ठीक है ना, सच दैट m बराबर क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। और इसको हमें रखना है बेटा d डिस्टेंस, दूर रखना है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मुझे बता दो कि इस m1 बाय m2 का रेशो क्या होगा, इस m1 बाय m2 का रेशो क्या होगा, ताकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड m1 बाय m2 सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इनके बीच में लगने वाला फोर्स बेटा मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए m1 बाय m2 का रेशियो क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि देखो ये इस पर जो फोर्स लगाता है बेटा वो फोर्स होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यहां पे r d के बराबर है, ठीक। लेकिन m2 क्या है बेटा, m2 क्या है, m2 तो m माइनस m1 ही है। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, G बाय d स्क्वायर m1 m माइनस m1, m2 को मैंने डाल दिया m माइनस m1, ठीक है ना। अब देखो फोर्स मुझे यहां पर m1 का फंक्शन दिख रहा, अगर फोर्स m1 का फंक्शन है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m1 और उसे करेंगे 0 के बराबर पुट। बेटा ये होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका, हम करते हैं डिफरेंशिएशन और उसको करते हैं 0 के बराबर पुट। ये तो आपको आता ही होगा, आपकी मैथ्स तो वैसे ही भन्नाट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आइए यहां पे आते हैं वापस से और कहते हैं हम इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो हम लिखेंगे d बाई डी m1 g बाई डी स्क्वायर m1 माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है। g बाई डी स्क्वायर आएगा बाहर, g बाई डी स्क्वायर आएगा बाहर, d बाई डी m1, ये m1 भी बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे m1 माइनस d बाई डी m1 ऑफ m1 स्क्वायर, ये आएगा बेटा हमारे पास। m1 का डिफरेंशिएशन m1 के रिस्पेक्ट में 1 देगा, m1 स्क्वायर का 2m1 देगा, तो हमें मिल रहा क्या, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे एक तो, ठीक है। तो g बाय डी स्क्वायर इंटू m दैट इज 1 दैट इज 0 इक्वल टू, सॉरी दैट इज नॉट 0, दैट इज 2m1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट कि m1 कुछ और नहीं बल्कि m बाई 2 है, इसका मतलब m2 भी m बाई 2 है, दोनों बराबर बराबर मास के हैं। जो रेशो आएगा m1 बाई m2 वो कितना आ जाएगा बेटा, जो रेशो आएगा m1 बाई m2 क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो रेशो आएगा 1 के बराबर। इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, यहां तो हमने चीजें रेस्ट पर रखी थी ना, अगले क्वेश्चन में हम चलाकर देखते हैं, इनको चलाकर देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इनके बीच में दूरी r है और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे, दोनों कॉमन सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ both the particles are revolving around their center of mass due to their gravitational attraction, then find t और ओमेगा। टाइम पीरियड निकाले घूमने का या ओमेगा निकाल दे घूमने का, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे घूम रहे हैं बेटा, ये कैसे घूम रहे हैं बेटा, ये घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, इस तरीके से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा बेटा, ये होगा r/2,
और जैसे ही सर्कुलर मोशन आपके दिमाग में आता है तो एक घंटी बजती है, किस फोर्स की? घंटी बजती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो बताइए इस एम के ऊपर कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? इस एम के ऊपर कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से लग रहा है? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने बेटा, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ये इसको अपनी तरफ कर रहा अट्रैक्ट, ये इसको अपनी तरफ कर रहा अट्रैक्ट, किस फोर्स से बेटा? जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फोर्स से। अब यही फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है, यही फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज एसी। अब AC की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो AC की वैल्यू होती है बेटा ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा R यहां पर ध्यान रखना, ये R नहीं लेना, बच्चे यही गलती कर देते हैं, बच्चा उठा के ये R डाल देता है इस फॉर्मूला में। R दोनों ही R है, लेकिन दोनों ही R का मीनिंग अलग है। जब आप फॉर्मूला यूज करते हो m ओमेगा स्क्वायर r, तो उसमें r होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, और जब आप यूज करते हो फॉर्मूला जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वहां पर r होता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो अब रेडियस ऑफ द सर्कल बड़े ध्यान से आपको यहां पे करना है पुट, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कैपिटल R। ये क्या है बेटा? ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। आ रही बेटा बात समझ में आपको? ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है बेटा? ये है जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां पे आर क्या डालना है आपको? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जो है आर के बराबर, और इस फॉर्मूले में आपने रेडियस डालना है सर्कल का, जो कितना है बेटा? आर बाई 2। बहुत शानदार, ठीक है। एम से एम कट गया तो ओमेगा की वैल्यू आ रही कितनी? 2gm बाय आर क्यूब होल अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर स्क्वायर, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है। अगर निकालना है आपको टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अब आपको ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है ओमेगा? ठीक है, तो ध्यान रखें, देखो बेटा, हमको पता है कि v बराबर आर ओमेगा होता है, सर्कुलर मोशन के लिए v बराबर आर ओमेगा होता है, और हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। रफ्तार कितना है? v, तो v कितना है? आर ओमेगा। अगर पुट करें इसको तो क्या आएगा? आर ओमेगा पुट करें तो क्या आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा ये रहा, ओमेगा ये रहा, बस पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 2 पाई डिवाइड बाय रूट 2gm, डिवाइड बाय रूट 2gm, और ये है बेटा r की पावर 3/2। r क्यूब का रूट है तो 3/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। ये क्या है बेटा? बाइनरी स्टार के तरीके से काम कर रहा है एक तरीके से। यहां पर दो पार्टिकल्स हैं लगभग बराबर मास के, और वो घूम रहे हैं सर्कल के अंदर। दो मासेस हैं लगभग बराबर मास के और घूम रहे हैं सर्कल के अंदर ड्यू टू देयर कॉमन, अबाउट देयर कॉमन सेंटर मास, ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा ही सिस्टम होता है बेटा किसका? ऐसा ही सिस्टम होता है बेटा बाइनरी स्टार का। बाइनरी स्टार का, बाइनरी स्टार का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब दो स्टार का सिस्टम। अब दो स्टार के सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है कि एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, कॉमन सेंटर मास के अबाउट ये घूम रहे हैं, कॉमन सेंटर मास के अबाउट ये घूम रहे हैं। आ रही बेटा बात समझ में आपको? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा यहां पर आगे। अब देखो बेटा यहां पर ना एक कहानी बताता हूं आपको। देखो हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, ये बहुत पुराना कल्चर है, और इसके अंदर इतनी नॉलेज है जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, इतनी नॉलेज हमारे पास है, ठीक है ना, जो शायद किसी और के पास नहीं है। ठीक है, हमें ही नहीं पता हमारे पास इतनी नॉलेज है। तो मैंने कहीं पर देखा था बेटा, मुझे खुद तो नहीं पता, मैं वहां पर गया तो नहीं हूं जहां की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, बट मैंने खुद ये कहीं देखा था, तो मे बी सही है गलत है तो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन बात क्या है बताता हूं, कहानी क्या बताता हूं। देखो एक ना साउथ इंडिया में एक गांव है, ठीक है, उस गांव के अंदर ना
एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन क्या है बेटा? ट्रेडिशन ये है कि जब किसी की शादी होती है, ठीक है, जब किसी की शादी होती है तो शादी के बाद वहां पे एक रस्म ये होती है कि जो पति पत्नी होते हैं ना, वो उस शादी के बाद रात में बाहर, घर के बाहर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में एक पर्टिकुलर स्टार को देखते हैं। ठीक है, स्काई में एक पर्टिकुलर स्टार को देखने की प्रथा है। ठीक है, कहा जाता है कि लकी होता है या जो भी है उनके लिए। ठीक है, एक वहां पे ट्रेडिशन है कि उस स्टार को देखने के लिए उनको कहा जाता है कि भैया उस स्टार को देखो आप। ठीक है ना? तो ये बात, ये प्रथा बहुत पुरानी है, जब टेलीस्कोप वगैरह बना मिला तब से चली हुई आ रही है। ठीक है, लेकिन जब टेलीस्कोप वगैरह आ गया और हमने उस स्टार को देखा तो हमें मालूम क्या पड़ा कि वो एक सिंगल स्टार नहीं है, वो एक बाइनरी स्टार है, डबल स्टार है। उसमें 2 स्टार हैं और उन दोनों स्टार का मास लगभग बराबर है और वो दोनों के दोनों स्टार अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज या मैरिड कपल। ठीक है, कि एक आदमी और एक जो वाइफ है, दोनों एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं उनका जीवन, और दोनों का वेट लगभग इक्वल है। ठीक है ना? तो दैट इज द नॉलेज दैट द इंडियन ट्रेडिशन हैज, बट लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अभी हमने यहां पर 2 पार्टिकल्स के साथ इनको घुमाया अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। अगर 2 की बजाय हमारे पास होते 3 पार्टिकल्स तब क्या होता? ठीक है, तो आइए अब 3 पार्टिकल के लिए क्वेश्चन बना लेते हैं। हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, एक पार्टिकल यहां मास m का, एक पार्टिकल यहां मास m का, एक पार्टिकल यहां मास m का, और इनकी साइड लेंथ है a एंड a। ठीक है बच्चा लोग, अब हम कह रहे हैं कि ये घूम रहा है अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास या सेंटरॉइड के अबाउट ये घूम रहे हैं। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या वो सेंटर की तरफ लग रहा है। किसके सेंटर की तरफ? सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आइए निकालते हैं। तो मैंने कहा कि देखो जो ये वाला मास है ना, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से। ठीक है ना? किस फोर्स से खींचेगा बेटा? खींचेगा जी, ये खींचेगा बेटा, इधर लिखता हूं मैं, देखो, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फोर्स से खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा। ठीक है ना? किस फोर्स से खींचेगा बेटा इसको अपनी तरफ? तो बेटा ये भी खींचेगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फोर्स से खींचेगा। तो यहां भी लग रहा है जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां भी लग रहा है जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना बेटा, वो नीचे की तरफ आएगा। अब इनके बीच में एंगल कितना है? क्योंकि तीनों साइड लेंथ ए के बराबर है, एंगल है 60 डिग्री के बराबर। एंगल है बेटा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अगर ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री हुआ और ये भी 30 डिग्री हुआ। आई बात समझ में आपको? तो अगर मैंने इस फोर्स को बेटा एफ कह दिया तो ये भी बेटा एफ ही तो होगा। अब हम करते हैं कंपोनेंट्स, अब हम करते हैं कंपोनेंट। ठीक है ना? इसका रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ किया था, यहां पर नीचे की तरफ आने वाला है। जब हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे होगा, एक लेफ्ट में होगा। इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक कंपोनेंट बेटा राइट में होगा। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा, जो नीचे वाला कंपोनेंट है बेटा वो होगा एफ कॉस 30, और जो ये वाला कंपोनेंट है बेटा वो होगा एफ साइन 30। ठीक है बेटा? ओके, इसके लिए बात करें तो नीचे होगा बेटा एफ कॉस 30 और यहां पर होगा बेटा एफ साइन 30। ओके, ये और ये कट गया, नीचे की तरफ f cos 30 बच गया। इन दोनों को करते हैं ऐड, तो कितना आएगा? 2f cos 30 आएगा। कितना आएगा बेटा? f नेट आएगा आपके पास यहां पे, और f नेट की जो वैल्यू होगी हमारे पास बेटा वो होगी 2 टाइम्स ऑफ f cos 30। तो बताओ बेटा ये f cos 30 कितना होता है? तो cos 30 तो √3/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा? f√3 आ रहा, f√3 आ रहा। ठीक है ना? इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, और कितना है? f√3 है, f√3 है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स f√3 है सेंटर की तरफ, तो यही आपका क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। हमें हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल चुका, f√3 के बराबर वो है, जहां पर f की वैल्यू है gm²/a², जिसको हम लास्ट में पुट कर सकते हैं। लेकिन जो सर्कल है बेटा, इसका रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस कितना है? क्या इस सर्कल का रेडियस a के बराबर है? ना मुन्ना ना, इसका रेडियस a के बराबर नहीं है। तो आपको इस सर्कल का रेडियस भी तो निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे बताइए जरा। देखो मैं
हम ये बनाएंगे ट्रायंगल इस तरीके से, हम कहेंगे ये डिस्टेंस है a/2, ये एंगल है 30 डिग्री, इसको मान लिया x, इसको मान लिया हमने x। तो हमने कहा कि देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो x cos 30 होगा a/2। तो x की वैल्यू होगी a/2 cos 30, और cos 30 कितना होता है बच्चा बताओ? ये होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया? a/√3 आया। आ गया। x की वैल्यू आ रही a/√3, x की वैल्यू आ रही a/√3। ये है हमारा सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस ये क्या है? ये है सर्कल का रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास? क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? बताओ। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है m⍵²r। ठीक है ना? यहां पे r क्या है? यहां पे r है रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है f√3, बेटा ये बराबर हो जाएगा m⍵²r, r जो कि है a/√3, r जो कि x के बराबर है बेसिकली, जो कि है a/√3। ठीक है, तो f की वैल्यू पुट कर देते हैं, समय आ चुका है इसकी वैल्यू पुट करने का। तो gm²/a², √3 मिलके हो जाएगा 3m⍵² इंटू a, m से m मर गया, ओमेगा की वैल्यू आ रही 3gm/a³ शानदार, मजेदार, जोरदार, आपके सामने हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू है 2π/ω, 2π/ω। समझे बच्चा? दिस इज द वैल्यू। भन्नाट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आपके पास 3 पार्टिकल्स हो तो आप निकाल सकते हो, 4 के लिए भी ऐसे ही निकालोगे बेटा, ऐसे ही आपका आंसर जो है 4 के लिए भी आ जाएगा। ठीक है बच्चा? तो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन फोर्सेस स्टडी करने से बेहतर हमेशा होता है कि हम बात करें फील्ड की। अब ये फील्ड क्या होती है सर? ये फील्ड क्या होती है, ठीक है ना? तो बेटा फील्ड एक ऐसी चीज है जिसको जिसने साइंटिस्ट को काफी टाइम तक परेशान करके रखा। मतलब क्या चीज थी? उन्होंने कहा कि देखो, मान लिया ये अर्थ है, गंदी अर्थ बनाई हमने बहुत, मान लिया ये अर्थ है, ठीक है ना? और हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक एप्पल, लाल रंग का हमारे पास क्या है बेटा? ये एप्पल है, ठीक है। आजकल तो वैसे बेटा इस एप्पल का जमाना है, तो हम ये वाला एप्पल बनाएंगे। तो हमारे पास बेटा ये एप्पल है, ये अर्थ है, एप्पल बहुत बड़ा बनाया है हमने, डोंट वरी, ठीक है। तो अर्थ जो है एप्पल को दूर से ही खींच ले रही है, दूर से ही खींच ले रही है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बेड पे बैठे हो और सामने आपका गेट है, आपको गेट को खोलना है लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना गेट को, तो क्या आप दूर से ही खोल दोगे गेट को बिना उसको हाथ लगाए? ऑब्वियस सी बात है। आपको सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि भैया गेट को ऐसे खोल देंगे हम बिना हाथ लगाए। अरे भैया गेट तक तो जब जाकर टच करेंगे, उसे पकड़ेंगे, उसे तक तो खोल पाएंगे, तो फोर्स लगा पाएंगे उसको। लेकिन हमें यहां पर दिख रहा था कि अर्थ बिना एप्पल को छुए उसके ऊपर फोर्स लगा पा रही है। अर्थ बिना एप्पल को छुए उसके ऊपर फोर्स लगा पा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि टच नहीं कर रही फिर भी फोर्स लगा रही है? मतलब देखो, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भैया जहां पर ये एप्पल है ना, उसकी लोकेशन पर कोई ना कोई तो होना चाहिए। जहां पर ये एप्पल है ना, उसकी लोकेशन पर कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इस एप्पल पर क्या लगाए बेटा? फोर्स लगाए। देयर हैज टू बी समबडी एट द लोकेशन ऑफ द एप्पल। जैसे कि सपोज करो एक मकड़ी होती है, मकड़ी अपना एक जाल बिछाती है और कहीं पे जाके बैठ जाती है। अब मकड़ी तो बीच में कहीं बैठी हुई है आराम से, ठीक है। मच्छर आया, मकड़ी के जाल में फंस गया, ठीक है। तो जहां पर भी मकड़ी के जाल में फंसा, मकड़ी को तुरंत मालूम पड़ गया, अच्छा यहां फंसा, चलो चलते हैं खाने के लिए, खड़े मकड़ी के खाने के लिए उसको, ठीक है। अरे समझ में? तो वैसा ही यहां पर हो रखा है कि इस अर्थ ने
अपने चारों तरफ एक जाल बिछा रखा है। अब उस जाल की खूबसूरती क्या है? अब मच्छर क्या है? मच्छर जाल को देख नहीं पाता, मच्छर जाल को स्मेल नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो मच्छर को मालूम ही नहीं पड़ता जाल है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। वैसे हमारे साथ भी है, ठीक है, कि हमको भी जो इस अर्थ के द्वारा क्रिएट किया गया ये मायावी जाल है ग्रेविटेशनल फील्ड का, हमें वो महसूस नहीं होता, हमें मालूम नहीं पड़ता कि वहां पर कुछ है, हमें दिख नहीं रहा, वो हमें स्मेल नहीं आ रही उसकी। तो कोई वो जो चीज है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड नाम जो चीज है, वो हमें दिख नहीं रही है इस तरीके से, ठीक है ना, बट वो वहां पर है, ठीक है ना। और वो जैसे ही उस फील्ड में कोई मच्छर आया, उसको मालूम पड़ गया, उस पर एक फोर्स लग गया, अर्थ को भी मालूम पड़ गया कि वहां पर कोई है और उसने वहां पर फोर्स लगा दिया। तो साइंटिस्ट ने कहा, सिंपल भाषा में बात करते हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि जहां पर ये एप्पल है ना, वहां पर कोई ना कोई अर्थ के द्वारा क्रिएट किया गया चीज है जो अर्थ से अटैच्ड है और एप्पल तक जा रहा, अर्थ से अटैच्ड है और एप्पल तक जा रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज जो है बेटा यहां पर है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो क्या काम है इसका? ग्रेविटेशनल फील्ड का काम है फोर्स लगाना। ग्रेविटेशनल फील्ड का काम है फोर्स लगाना। कितना फोर्स लगाती है ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चा? तो बेटा ये फोर्स लगाती है मास इनटू फील्ड। तो जो भी यहां पर फील्ड है, उस फील्ड में अगर एप्पल का मास डाल दो तो वो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर बेटा हमारे पास एक सोर्स मास है, तो हम उस सोर्स मास की वजह से एक फील्ड निकाल लेते हैं। तो ये सोर्स मास एसएम लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है? एसएम क्या है? सोर्स मास। तो ये हमने सोर्स मास की फील्ड निकाल दी। अब यहां पे आप एप्पल रख लो, ठीक है ना, या फिर यहां पर आप ग्रेप्स रख लो, या फिर यहां पर आप अनार रख लो, ठीक है ना, यहां पे कुछ भी रख लो। जो भी यहां पे रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो फोर्स कितना होगा? इस सोर्स फील्ड का, इस सोर्स मास का फील्ड मल्टीप्लाई बाय वो ऑब्जेक्ट जो आप यहां पे रख रहे हो, मल्टीप्लाई बाय वो ऑब्जेक्ट जो आप यहां पे रख रहे हो, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा जी, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हम यहां पे ये कह रहे हैं कि आपको सब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने ये फील्ड निकाल ली तो। इफ यू नो कि यहां पर कितनी फील्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट यहां रख रहे उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है? यहां पर जो फील्ड है बेटा वो तो फिक्स है ना, ऑब्जेक्ट अलग अलग रख सकते हो तो फोर्स अलग अलग आ सकता है, लेकिन फील्ड तो सेम रहेगी। इसलिए बेटर है कि हम क्या पढ़ लें? अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली फील्ड पढ़ लें और उससे फोर्स निकालते रहे। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग फोर्स, लेकिन फील्ड तो सेम है ना बेटा, फील्ड तो सेम है ना। दैट इज व्हाई वी प्रेफर टू स्टडी द फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा? तो फील्ड क्या है? ये है फोर्स पर यूनिट मास। ये क्या है बेटा? फोर्स पर यूनिट मास है। फील्ड क्या है? फील्ड इज फोर्स पर यूनिट मास। बहुत सिंपल सी है बात, ठीक है। बस इसको चलते हुए हम आगे की चीजें अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास की फील्ड कितनी होती है बेटा? एक पॉइंट मास की फील्ड कितनी होती है? तो अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसका मास m है, ठीक है ना, इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर हम फील्ड जानना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये मेरा सोर्स मास बन गया। अब मैं फील्ड कितनी है ये निकालने के लिए यहां पर एक और मास रखता हूं, मैं इसको m डैश कह देता हूं। इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लेता हूं। तो बेटा इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? m डैश बाय r स्क्वायर होगा। ये फोर्स हो गया। तो बेटा यहां पर फील्ड कितनी होगी? तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो फील्ड, या इसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। फील्ड एक आप कह सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी इंटेंसिटी उसकी वैल्यू है, एक तरीके से बोल सकते हो। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना हो गया? ये होगा बेटा फोर्स अपॉन में मास m डैश, ठीक है ना। फोर्स कितना है? gm बाय r स्क्वायर। m डैश कट जाएगा हमारे पास, gm बाय r स्क्वायर आ गया। तो एक पॉइंट मास की जो फील्ड होती है वो होती है gm बाय r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द पॉइंट मास, टुवर्ड्स द पॉइंट मास। तो field of a point mass is gm by r square, and this field is towards the point mass, and the field is towards the point mass. I hope आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है बच्चा, एक पॉइंट मास की फील्ड हम समझ गए। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट मास होंगे तो हम सबकी फील्ड निकालकर जोड़कर रिजल्टेंट निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें आता ही है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मान लिया हमारे पास एक मास है m1 यहां पर, दूसरा मास है m2 यहां पर, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जो सेंटर है इसका, इनके बीच में दूरी अगर r है, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी बेटा, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों की वजह से फील्ड लिखेंगे। तो पहले फील्ड लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। m1 यहां पर जो फील्ड क्रिएट करेगा ना बेटा, वो अपनी तरफ करेगा। m1 यहां पर जो फील्ड क्रिएट करेगा वो अपनी तरफ करेगा, तो आप बोलोगे दिस इज द फील्ड ऑफ m1, दिस इज द फील्ड ऑफ m1। m2 यहां पर जो फील्ड क्रिएट करेगा वो अपनी तरफ करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। कितना लिखेगा, e टाइम्स ऑफ m2, em2 लिखेगा, ठीक है, em2 लिखेगा। तो दिस इज em1, ये em2। दोनों की फील्ड उल्टी है ना, दोनों की फील्ड क्या है बेटा, उल्टी है ना। अगर फील्ड दोनों की उल्टी है तो रिजल्टेंट क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे बेटा, ई नेट कितना होगा, em2 माइनस em1, em2 माइनस em1, जो बड़ा होगा उसकी तरफ नेट फील्ड आने वाली है। तो लेट अस से m2 बड़ा है तो m2 की तरफ हम ले रहे हैं, फील्ड आ रही होगी। तो मैंने मान लिया m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो नेट फील्ड जो है वो m2 की तरफ आपको मिल जाएगी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ em2, इट विल बी g m2 बाय सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, ये r/2 है। gm बाय r स्क्वायर होता है ना, वहां पे r क्या है, पार्टिकल से उस पॉइंट की दूरी होती है, कितनी r/2 है, लिखेंगे r/2 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा। ध्यान से देखना इस बात को, gm1 बाय r/2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा हर चीज को और एक स्टेप को। तो g इंटू 4 बाय r स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा, m2 माइनस m1 बच रहा। तो बेटा सेंटर पर बेटा ये आपके पास फील्ड आ गई, सेंटर पर आपके पास जो है ये फील्ड आ गई है, और इसकी वैल्यू है 4g बाय r स्क्वायर, m2 माइनस m1 के बराबर। ठीक है, अगर m1 m2 बराबर होते तो ये फील्ड यहां पर होती 0। m1 भी क्रिएट कर रहा फील्ड, m2 भी क्रिएट कर रहा फील्ड, लेकिन तब भी नेट फील्ड आती 0, क्योंकि दोनों फील्ड होती उल्टी, जो कट जाती नेट फील्ड आती 0। ठीक है, अगर मासेस हमारे पास अलग अलग हैं तो यहां पर आप पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर इनके बीच में दूरी r है तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम m1। नाउ व्हाट इज नल पॉइंट बेटा, नल पॉइंट क्या होता है, तो देखो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट होता है वेयर नेट फील्ड इज 0। बेटा नल पॉइंट होता है जहां पर नेट फील्ड क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है ना, नेट फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम m1, एंड नल पॉइंट कहां है, जहां पर नेट फील्ड क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं, हमने एक पॉइंट P चुन लिया, हम कह रहे हैं कि ये नल पॉइंट है, तो इसके ऊपर नेट फील्ड कितनी आनी चाहिए बेटा, 0 आनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये तो r है, अगर ये डिस्टेंस x है तो बेटा ये r माइनस x होगा ना, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये r माइनस x होगा ना। ठीक है बच्चा, अच्छा जी, अगर ये हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि m1 फील्ड क्रिएट कर रहा em1 और m2 फील्ड क्रिएट कर रहा em2। दोनों फील्ड बेटा बराबर रहेंगी मैग्नीट्यूड में, तभी तो कैंसिल होगा ना। इसका मतलब em1 इक्वल्स टू em2 मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, तभी तो कैंसिल करेंगे, तभी तो नेट फील्ड 0 होगा ना। दो चीजें बराबर मात्रा में खींचेंगी तभी तो 0 करेंगी, यस और नो। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या है, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं, बताओ बच्चा em1 कितना होगा, em1 होगा gm1 बाय एक्स स्क्वायर, बहुत शानदार। em2 बच्चा कितना आएगा, gm2 बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे ना, जी से जी कट गया, दोनों तरफ रूट ले लो बेटा, बहुत मजेदार। आहा, अब x निकल जाएगा शानदार तरीके से। बच्चा गलती करता है, यहां पर खोल देता है, फिर कुछ क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करता है, लंबा जाता है, रूट ले लो पहले ही। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r रूट m1 माइनस रूट m1 इंटू एक्स इक्वल्स टू रूट m2 इंटू एक्स। समझदार हो गए हो आप लोग, बड़े भी हो गए हो, तो अब आप फटाफट अपने आंसर को निकाल सकते हो।
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? √m1r डिवाइड बाय √m1 प्लस √m2 आ रही है। मजा आया? समझ में आया तो बेटा क्या करना है पता है ना? समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पॉइंट मास ना होके आपके पास पूरे के बड़े बड़ा ऑब्जेक्ट होता तब क्या करते? तो आपको करना पड़ता बेटा इंटीग्रेशन। अब मैं आपको कराने वाला हूं रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर रिंग। रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंग। तो रिंग जो है वो एक सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और वो बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो हमें करना पड़ता है यहां पर एक इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का नाम सुनकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, सर जी ये तो अब आप कुछ खतरनाक करने वाले हो, हम नहीं देखेंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे। अरे वाह, हम नहीं देखेंगे, हम तो आंखें बंद कर लेंगे। चलो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, रेडियस r है इसका, मास m है इसका, और इसकी एक्सिस पर हम यहां से सेंटर से हम कुछ दूर आ गए। हमने कहा कि हम x दूर आ गए और यहां पर हमें निकालना चाहते हैं कि कितना फील्ड है। यहां पर हम निकालना चाहते हैं कितना फील्ड है। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड बताई है, रिंग की वजह से कैसे निकालनी? तो बेटा रिंग भी क्या है? रिंग तो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है। रिंग भी तो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है कि ना? बताइए बच्चा। तो मैंने यहां पर एक पार्टिकल ले लिया dm मास का, मैंने कहा कितना दूर है ये, कितना दूर है ये? तो आप कहोगे सर ये है √r² प्लस x² दूर। तो यहां पर एक फील्ड होगी ना डीई। अरे बोल बच्चा हाँ कि ना? डीई होगी, यस, ठीक है। तो अगर यहां पर डीएम की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड आ रही इस डायरेक्शन में, फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो भैया उसकी वजह से भी तो एक फील्ड आएगी यहां पर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगी ना? और उतनी ही होगी डीई भी। आ रही बात समझ में? अगर इन दोनों का आप रिजल्टेंट बनाओ तो किस डायरेक्शन में आएगा? क्या वर्टिकल आएगा? नहीं। क्या नीचे आएगा? नहीं। क्या पीछे आएगा? पीछे आ सकता है क्योंकि डीएम तो अट्रैक्टिव लगाएगा ना। तो जो डायरेक्शन आपको मिलने वाली है डीएम की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचते हुए होगी और इस की वजह से डीएम अपनी तरफ खींचते हुए होगी, ठीक है ना? तो ये डीई और डीई ऐसे आपको मिलने वाले हैं, दूर जाते हुए नहीं मिलेंगे, पास में आते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका कंपाउंड भी इधर, इसका कंपाउंड भी इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां आ रहा? सेंटर की तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द कंप्लीट रिंग विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ये सेंटर की तरफ आने वाली है क्योंकि जो भी डायमीट्रिकली वाले पॉइंट आप लोगे उनका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ ही मिलने वाला है, ये वाले कंपाउंड तो कटने वाले हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि भैया वर्टिकल कंपाउंड तो कटने वाला है, तो मैं वर्टिकल कंपाउंड लूंगा ही नहीं, मैं केवल हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लूंगा। दैट मींस मैं ये है DEX और इसको पूरी रिंग पे इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको पूरी रिंग पे इंटीग्रेट कर दूंगा। आई बात समझ में? अब इसका रोल खत्म हो गया। ये मैंने दिखाया था आपको बस ये बताने के लिए कि वर्टिकल कंपाउंड को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपाउंड को इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो व्हाट इज द नेट फील्ड? तो आप बोलोगे नेट फील्ड है इंटीग्रेशन ऑफ DEX और पूरी की पूरी रिंग पे आपको करना है इंटीग्रेशन। तो अब बताओ बेटा DE की वैल्यू कितनी, DX कितना होगा? पहले तो बात करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल है थीटा, तो DEX है हमारे पास DE इंटू कॉस थीटा। अब बताओ बेटा DE की वैल्यू कितनी है? तो DM की वजह से, DM तो एक पार्टिकल है, इसकी वजह से तो फील्ड होती है GM बाय r²। तो r यहां पे लेना पड़ेगा √r² प्लस x², उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इंटू कॉस थीटा। बहुत शानदार। पूरी रिंग पे हमें करना है इंटीग्रेट। अब देखो बेटा, क्या g यहां पे वेरिएबल है? नहीं सर। क्या यहां पर थीटा वेरिएबल है? नहीं सर, थीटा भी वेरिएबल नहीं है। क्यों? अगर मैं इस अलग अलग पॉइंट पे जाता हूं, तो इस पूरे पॉइंट पे कहीं पर भी जाता हूं तो एक कोण टाइप बन रहा ना, कोण टाइप बन रहा है पूरा पूरा ही। तो हर एक पॉइंट के जो डीएम जो एंगल बना रहा वो थीटा एंगल तो बना रहा है।
हर एक पॉइंट के जो एंगल बन रहा है वो थीटा तो बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। क्या आर वेरिएबल है? आर भी वेरिएबल नहीं है। क्या एक्स वेरिएबल है? क्या एक्स वेरिएबल है बच्चा? क्या यहां पे एक्स वेरिएबल है? नहीं सर। अगर आप इस पे अलग अलग पॉइंट चूज करते हो, इस रिंग पे अलग अलग पॉइंट चूज करते हो, एक्स क्यों बदलेगा? एक्स तो इस पॉइंट और सेंटर की दूरी है, इस पे अलग अलग पॉइंट लेने पर एक्स भी चेंज नहीं होगा, एक्स भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डीएम बचा बस इंटीग्रेशन में। तो क्या आ रहा, जी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा भी बाहर आएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन में तो खाली डीएम बचा, पूरी रिंग पे इंटीग्रेट कर रहे, हर एक डीएम को जोड़ के क्या आएगा बेटा, एम आएगा। हर एक डीएम को जोड़ के क्या आएगा बेटा, एम आएगा। तो फ्रॉम हेयर द फाइनल फॉर्मूला इज जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये है हमारा फील्ड। पूरी की पूरी रिंग की वजह से बेटा ये होता है हमारा फील्ड। इसको आपको करना है याद, डेरिवेशन स्कूल में आ सकती है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं बेटा रिंग की वजह से, रिंग 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 रिंग, ठीक है। तो यहां पर जो हमें ये फील्ड मिल रही है, ये कहां है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर मैं रिंग के सेंटर पर ही फील्ड पूछ लूंगा आपसे तो मुझे जीरो डालना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। कैसे, आप देखिए, अगर इस पॉइंट पी को आपको सेंटर पे लेके जाना है तो आपको एक्स जीरो करना पड़ेगा, आपको एक्स जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने x की वैल्यू जीरो डाली तब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंटर वाला पॉइंट बन जाएगा। और जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो डालते हैं, x वैल्यू जीरो डालते हैं, e जीरो आ जाता है। तो रिंग के सेंटर पर बेटा फील्ड होती है शून्य। इनफिनिटी पर कितनी फील्ड होगी बेटा, इनफिनिटी पे कितनी फील्ड होगी, तो इनफिनिटी कह के सर ऊपर भी इनफिनिटी नीचे भी इनफिनिटी, अब क्या करें, अरे मैं क्या करें, ये बताए हमें कि भैया ऊपर भी इनफिनिटी नीचे भी इनफिनिटी, हम क्या करें। अब कैसे सॉल्व होगा सर, यहां तो लिमिट लगानी पड़ जाएगी क्या। देखो बच्चा, कॉमन सेंस लगा लो, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाओगे तो क्या होगा, फील्ड हो जाएगी जीरो, ठीक है ना। बहुत दूर जाने पर फील्ड क्या हो जाएगी, 10 इंटू जीरो हो जाएगी, कॉमन सेंस, ठीक है ना। जहां पर फिजिक्स में दिक्कत आ रही, मतलब फिजिक्स में दिक्कत नहीं, जहां पे मैथ्स में दिक्कत आ रही वहां पे कॉमन सेंस चलेगी काम। कॉमन सेंस क्या कर रही है, अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तो फील्ड लगभग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया तो, समझ में आया तो ठोको ताली बच्चा, ठीक है। चलिए, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और एक्स के साथ में ग्राफ बना रहा हूं। सेंटर पर भी जीरो था, दूर जाने में बढ़ा और फिर घट गया, अल्टीमेटली वापस से जीरो। तो पहले बढ़ा हुआ फिर घट गया हुआ। तो फील्ड एक मैक्सिमा से गुजर रही है बेटा, फील्ड एक मैक्सिमा से गुजर रही है। तो क्या आप बता सकते हो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। हाँ सर बता सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है r/√2। सर ये कैसे कर दिया आपने, कैसे आ गई ये वैल्यू। तो बेटा इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना पड़ता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब बेटा मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में आप सीखते हो और उसमें हम करते हैं डिफरेंशिएट और जीरो के बराबर करते हैं पुट। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जीरो के बराबर पुट करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू r/√2 आपको मिल जाएगी। लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन होगा। तो जिसको मैथमेटिक्स बढ़िया लगता है, आई होप आप सबको लगता है, क्योंकि आप लोगों का मैथमेटिक्स कैसा है, आप लोगों का मैथमेटिक्स है बेटा भन्नाट। तो आप लोग इसको आराम से घर पे बैठ कर डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएट करने के बराबर बाद इसको जीरो के बराबर पुट कर देना बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास dE/dx बराबर जीरो आ गया, ठीक है ना, dE/dx बराबर जीरो आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, ओके। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक पॉइंट मास की वजह से पढ़ लिया है, रिंग की वजह से पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना होता है स्फीयर्स की वजह से। अब स्फीयर्स की वजह से जो फील्ड होती है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुश्किल होती है निकालने की। अगर बात हो तो मुश्किल होती है उसको निकालना,
ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसकी जो रिजल्ट है उनको याद करेंगे। और जब हम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक लॉ पढ़ना होता है जिसका नाम होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ के थ्रू मैं आप लोगों को इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। डोंट वरी, सीबीएसई में स्कूल में भी आपसे डेरिवेशन यहां से नहीं पूछेंगे, क्योंकि 12th में गॉस लॉ के जरिए इसकी डेरिवेशन कराई जाती है। लेकिन रिजल्ट यहां पर आपको करने हैं याद। तो बेटा यहां पर है हमारे पास दो टाइप के स्फीयर्स। पहला स्फीयर हमारे पास जिसको हम कहते हैं होलोस्फीयर, जैसे कि होती है प्लास्टिक की बॉल, अंदर से खाली। दूसरा होता है बेटा सॉलिड स्फीयर आपके पास, जो अंदर से भी भरा हुआ होता है, जैसे कि लेदर की बॉल। होलोस्फीयर में भी बेटा हम दो केसेस कंसीडर करेंगे, एक इनसाइड पॉइंट कंसीडर करेंगे बेटा, और एक आउटसाइड पॉइंट कंसीडर करेंगे। सॉलिड स्फीयर में बेटा हम इनसाइड पॉइंट लेकर बात करेंगे और आउटसाइड पॉइंट लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर होलोस्फीयर के अंदर की बात करें, बेटा, ठीक है, होलोस्फीयर में हम इस पॉइंट, एक अंदर पॉइंट लेकर यहां पे बात करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना होलोस्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर फील्ड होती है 0। कैसे आई? गॉस लॉ में प्रूव करेंगे 12th क्लास में जाकर। अब क्या याद रखना है? स्फीयर के अंदर फील्ड 0। कौन से? होलो के। होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0, होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0। याद कर लो, रट्टा मार लो, कमिट टू योर मेमोरी, रजिस्टर इन योर मेमोरी। बेटा इसको अच्छे से याद कर लो, दैट होलोस्फीयर के अंदर फील्ड होती है कितनी? 0, 0, नील, सन्नाटा। ठीक है, लेकिन आउटसाइड पर फील्ड होती है। आउटसाइड पर जो फील्ड होती है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर। जस्ट लाइक अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर से बड़ा ले लेता हूं तो हम बाहर वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, और यहां जो फील्ड होगी वो सेंटर की तरफ फील्ड होगी। यहां जो फील्ड होगी ना बेटा, वो सेंटर की तरफ फील्ड होगी। और कितनी फील्ड होगी बेटा? ये द फील्ड विल बी जस्ट लाइक दिस इज प्लेस्ड एट दिस सेंटर। मतलब आप एक स्फीयर को बाहर की दुनिया के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, एक स्फीयर को सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। स्फीयर को सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। तो जो इसकी फील्ड आती है जस्ट लाइक अ पॉइंट मास आती है, दैट इज gm/r²। सेम चीज आप सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट के लिए कर सकते हो। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर्स को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, दोनों स्फीयर्स को आप मान सकते हो सेंटर पे रखा हुआ, और यहां पर जो फील्ड आने वाली है आउटसाइड पॉइंट पर बेटा, वो भी रहेगी gm/r²। यहां भी gm/r², यहां पर भी gm/r²। ये दोनों आप केसेस देख सकते हो। लेकिन इनसाइड पॉइंट पर फील्ड बेटा यहां पर होती है, जो यहां पर 0 थी, यहां पर होगी फील्ड। कितनी फील्ड होती है बेटा? यहां पर r डिस्टेंस दूर, यहां पर फील्ड सेंटर की तरफ होती है इनसाइड पॉइंट पर। और कितनी फील्ड होती है बेटा? ये बेटा ये होती है gmr/r³। ये होती है gmr/r³। इनसाइड पॉइंट पर फील्ड होती है gmr/r³, आउटसाइड पॉइंट पर होती है gm/r²। इसको आप अच्छे से देख रहे हैं बेटा, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। यहां पर जो इनसाइड वाली फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। आउटसाइड पॉइंट पर जो फील्ड है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। यहां पर भी आउटसाइड पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मुलेज हो गए आपके, इनसाइड पे आउटसाइड पे कितने कितने फॉर्मुले हैं आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। यहां बेटा अंदर हर एक पॉइंट पर 0 है, सेंटर पर भी 0 है। ध्यान रखना, सेंटर पर भी 0 है। सरफेस पर फील्ड होगी, सरफेस बिलोंग्स टू आउटसाइड वर्ल्ड, सरफेस बिलोंग टू आउटसाइड वर्ल्ड, ये आप समझ सकते हैं। तो सरफेस के लिए स्मॉल r को कैपिटल R डाल देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर भी स्मॉल r को कैपिटल R डालेंगे, सरफेस के लिए आंसर निकल जाएगा। gm/R² सरफेस पर होगी, सेंटर पर इस केस में 0, इस केस में भी सेंटर पर 0 होगी। तो अगला क्वेश्चन यहां पर आता है ग्राफ्स का, होलो के लिए, सॉलिड के लिए। तो होलो के लिए कैसा ग्राफ बनेगा और सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? ठीक है, तो हमने कहा देखो हमारे पास अगर ये होलो स्फीयर है, ठीक है, तो इसके वैल्यू तो हम जानते हैं सारी की सारी, तो हमने ग्राफ बनाना है। तो हमने कहा कि देखो ये E का मैग्नीट्यूड उठा लिया और हम इसको स्मॉल r से ग्राफ बना रहे हैं। तो जब तक कैपिटल R नहीं आता ना, तब तक तो भैया फील्ड है ही नहीं होलो के अंदर। कैपिटल R आने पर एकदम से फील्ड आ जाती है, और वो फील्ड जो है वो फिर घटती है। मतलब जो आउट होता है ना,
वहां पर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, तो ये आर बढ़ते बढ़ते घट रही है, और जब आर बहुत बड़ा हो गया तो फील्ड लगभग 0 हो गई। तो बेटा ये ई वर्सेस आर का आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पर ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, यहां पर आउटसाइड के तो ग्राफ वही बन रहा होगा, लेकिन इनसाइड में ग्राफ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि इनसाइड में भी यहां पर फील्ड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फील्ड है। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा है, GMR/R³ लिखा है। तो यहां पर फील्ड जा रही ऐसे, E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाद फील्ड वापस ऐसे ही घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर की फील्ड एंड होलो स्फीयर की फील्ड, दोनों फील्ड आपके सामने है बेटा, इनको याद कर लेना है ग्राफ को अच्छे से, और इन फॉर्मूलाज को भी जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे बात करते हैं और अर्थ के बारे में कुछ स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थ के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, तो देखो बेटा, हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है ना, इसका मास हमारे पास m है और इसका रेडियस हमारे पास r है। मास m है और रेडियस क्या है बेटा, r है, ठीक है। तो इसके सरफेस पर कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब खाली ग्रेविटी में छोड़ दिया जाए तो जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो इसके ऊपर, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन आएगी ना, तो बेटा वो होगी फोर्स अपॉन में मास। बट फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स है मास इनटू फील्ड। तो इसका मतलब ए क्या है, ए तो फील्ड के बराबर ही है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, जी भी कह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि फील्ड के बराबर ही हमें मिल रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि हमको फील्ड के बराबर ही एक तरीके से कहने के लिए मिल रही है। तो सरफेस के ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पहले उसको कैलकुलेट करते हैं और हम निकालते हैं जी एट सरफेस। तो बेटा हमें पता है सरफेस के ऊपर फील्ड का फॉर्मूला होता है GM/R², GM/R², ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो बेटा आपको याद कर लेना है, सरफेस के ऊपर G जो है वो GM/R² है, ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है। सरफेस के ऊपर G इज GM/R²। कभी कभी ये डेंसिटी के टर्म में भी आपको डेटा मिल जाता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इसका मतलब मास है 4/3 πr³ इंटू रो, 4/3 πr³ इंटू रो। इस मास को हम यहां प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा G/R² इंटू 4/3 इंटू πr³ इंटू रो, ठीक है। R² से बेटा ये क्यूब कट जाएगा और हमें मिलने वाला है 4/3 πr⍴g, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस पे आने वाला G आ चुका है। आप इसको भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। रो के टर्म में पूछेगा तो बेटा ये फॉर्मूला लिखना है, एम के टर्म में पूछेगा तो बेटा ये फॉर्मूला लिखना है। एक फॉर्मूला याद करेंगे, दूसरा अपने आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम याद करके रखें कि सरफेस पर जी होता है GM/R²। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे ऊपर जाते हैं, तो जी की वैल्यू बदल जाती है। अगर हम हाइट पे ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है, क्योंकि फील्ड जो है वो हाइट बढ़ने से कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लिया इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और इसके सरफेस से आप h हाइट ऊपर चले गए, तो बेटा सेंटर से कितना दूर हो गए आप हो गए r+h हाइट पर। तो बेटा यहां पर कितना g होगा, मैं इसको gh बोल देता हूं। तो बेटा gh होगा आपके पास GM/R²। r कितना है, r+h का स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, नीचे से r बाहर निकाल लेते हैं, तो बेटा ये GM/R² 1+h/r का स्क्वायर। जब यहां से r कॉमन लिया जाएगा ना तो h के नीचे r आ जाएगा, h के नीचे r आ जाएगा और r² बाहर निकल आएगा। GM/R² की वैल्यू कितनी हो गई, तो GM/R² की वैल्यू स्मॉल g के बराबर है, 1+h/r का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये किसी भी हाइट पर आने वाला g है, किसी भी हाइट पे आने वाला g है, कितना है, g अपॉन में 1+h/r का स्क्वायर। किसी भी हाइट पे आने वाला g कितना है, g अपॉन में 1+h/r का स्क्वायर। ये किसी भी हाइट पे आने वाला g हमें मिल गया, किसी भी हाइट पे आने वाला g मिल गया, कितना है, g अपॉन में 1+h/r का स्क्वायर, ठीक है। नाउ किसी भी हाइट के लिए ये फॉर्मूला इज ट्रू, लेकिन स्मॉल हाइट्स के लिए हम यहां पर एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल हाइट्स, स्मॉल हाइट्स के लिए क्या बोलेंगे, देखो फॉर स्मॉल हाइट्स,
स्मॉल हाइट्स के लिए वी कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अब सर ये क्या चीज होती है, ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये क्या होता है? तो बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास इस तरीके से हो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर आपके पास हो तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। पावर बेटा आगे आ जाती है, पावर क्या होती है बेटा आगे आ जाती है, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, पावर क्या होती है आपकी आगे आ जाती है। पावर आगे कब आएगी बेटा, ये जब x क्या होगा, x बहुत छोटा होगा 1 के कंपैरिजन में। इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, पावर आगे आएगी, हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स के बराबर, ठीक है ना, 1 प्लस एन एक्स के बराबर लिख देंगे। क्लियर हुई बात आपको, समझ में आया आपको ये, ठीक है ना। तो स्मॉल हाइट्स के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगा सकते हैं और हम जीएच को क्या लिख देंगे, अब देखिए आप खुद ही बोलेंगे सर हाँ सर लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2 है ना, अगर h बहुत छोटा हुआ तो h बाय आर तो बहुत ही छोटा होगा, -2 आगे आएगा तो हम g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर लिख पाएंगे। अब छोटी हाइट से मतलब क्या होता है, तो छोटी हाइट का मतलब देखते हैं क्या होता है। देखो r की वैल्यू कितनी होती है, तो अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 10%, 15%, 20% तक कोई छोटी मोटी बात रहती है, आप लगा सकते हो, मतलब 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 10% कितना होता है इसका 640 किलोमीटर होता है, तो 10% तक आप लगाओ बंदाज, कोई दिक्कत नहीं है। तब 64 हो 128 किलोमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा सकते हो 100, 200, 300 किलोमीटर लगा सकते हो। 10% इस 640 किलोमीटर ना, तो आप 10% तक आपके पास छूट है, 500 किलोमीटर तक की हाइट पे आप लगाओ बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, 500 किलोमीटर तक लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, छोटा मोटा चेंज आएगा जी के अंदर, उससे और ऊपर जाओगे तो चेंजेस बढ़ते हुए चले जाएंगे, जीएच की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो स्मॉल हाइट के लिए ये फॉर्मूला आ गया, लार्ज हाइट्स के लिए आपके पास ये फॉर्मूला बेटा आ चुका है, लार्ज हाइट्स के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, समझ गए। चलिए पहले सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन हम इसके ऊपर लगाकर देख लेंगे, ठीक है। आइए, अगर हाइट के साथ वेरी करता है ना जी, तो बेटा डेप्थ के साथ भी वेरी करता है। हाइट के साथ तो वेरी करता ही है ना, डेप्थ के साथ भी वेरी करता है जी। कैसे जी करेगा वेरी, देखो, तो अगर आप सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर आ गए हो और यहां से d डेप्थ पे आ गए हो, तो बेटा ये r माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे डेप्थ d पर, तो हम बोलेंगे इट इज gmr बाय आर क्यूब। यही तो फॉर्मूला होता है बेटा, gmr बाय आर क्यूब, यही तो पढ़ाया था अभी आज आपको। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बेटा, तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास है r माइनस डी के बराबर, डिवाइड बाय आर क्यूब कर देते हैं यहाँ पर। तो gm बाय आर स्क्वायर को मैं स्मॉल g लिख रहा हूं जो सरफेस पर होता है, नीचे एक r बचेगा, r माइनस डी बचेगा, तो ये r नीचे जाएगा, तो बेटा ये g 1 माइनस डी बाय आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है बेटा, इसमें कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं, तो छोटी डेप्थ हो या बड़ी डेप्थ हो एक ही बात है। यहां रखना, यहाँ पे डी डेप्थ है, डी डेप्थ है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, डी डेप्थ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, केवल हाइट और डेप्थ के कारण फर्क नहीं आता है इसमें अर्थ के घूमने के कारण भी फर्क आता है, अर्थ की रोटेशन के कारण भी जी में इंपैक्ट आता है। कैसे आता है, तो देखो यहां पर होता क्या है कि अगर आप यहां पे खड़े हो और अर्थ अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है, तो आप भी साथ में अर्थ के साथ साथ घूम रहे होते हो इस तरीके से, तो आप पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये r कौन सा लेना है बेटा, ये r रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होता बेटा, ये r होगा इस वाला रेडियस, ठीक है ना। और अगर ये एंगल हम थीटा कह रहे, अगर हम ये एंगल थीटा कह रहे हैं ना, तो ये एंगल बेटा थीटा होगा, तो ये होगा बेटा r cos थीटा, ये होगा r cos थीटा। तो हमें ये वाला r लेना है, सर्कल का रेडियस है r cos थीटा के बराबर, तो बेटा ये हो गया r cos थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो है m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के बराबर। इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ इसके ऊपर लग रहा होगा, बाहर की तरफ इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा, ठीक है। अब एक फोर्स इसका सेंटर की तरफ भी तो लग रहा होगा इसके ऊपर, एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है mg, एक ये लग रहा है, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है बेटा, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है हमको, और फिर ओमेगा स्क्वायर r के स्क्वायर के टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं, और सारा सॉल्व करने के बाद आपको g की वैल्यू मिलती है, g डैश कह देते हैं, इसके वैल्यू होते g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बेटा g डैश की वैल्यू आती है, इट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ये आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू आती है। यहां पर थीटा को कहा जाता है बेटा लैटिट्यूड। क्लियरली आप कह सकते हैं कि अगर
आप इक्वेटर पर हैं, अगर आप इक्वेटर पर हैं थीटा 0 है, तो व्हाट इज जी एट इक्वेटर? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, थीटा की वैल्यू जो डालेंगे ना, cos थीटा 1 हो गया, cos 0 1 हो जाता है। तो अगर आप पोल पे चले गए, अगर आप पोल पे चले गए तो पोल पे जाने थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो जी बड़ा पोल पे जी ज्यादा है कि इक्वेटर पर जी ज्यादा है? पोल पर जी ज्यादा है कि इक्वेटर पर जी ज्यादा है? तो आपको आंसर पोल पर जी ज्यादा है, इक्वेटर पर जी कम हो रहा है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो, जी जो है वो कम होने लग जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा यहां पर, ठीक है, जो थोड़ा सा फॉर्मूला हमने पढ़े हैं हाइट डेप्थ के लिए वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस from the center of the earth where g is equals to g by 4, 1/4 हो जाए ग्रेविटी, वहां पर आपको डिस्टेंस बताना है सेंटर से। अर्थ का जो रेडियस है वो आपको आर ई दे रखा है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सही बात। तो देखो बेटा यहां पर दो आंसर आने वाले हैं, एक तो बेटा g/4 होगा इनसाइड पॉइंट पर, और दूसरा होगा बेटा एक आउटसाइड पॉइंट पर। तो अगर ये डेप्थ d है और ये हाइट h है जहां पर ये हो रहा, तो पहले डेप्थ d की बात करते हैं। तो हमने कहा कि जो g एक डेप्थ d पर होता है वो होता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये होता है ना फॉर्मूला हमारे पास। तो बेटा डेप्थ पे आपको दे रखा है g/4 इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, g से g कट गया, यहां से हमें मिल रहा है बेटा d बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। तो d की वैल्यू आ रही 3r/4। बट ये आंसर नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं है ना मुन्ना, ना ये आंसर नहीं है बेटा। d तो यहां से है, आपको सेंटर से डिस्टेंस बताना है, तो सेंटर से डिस्टेंस होगा r माइनस डी, तो आपको r माइनस डी बताना है। तो आंसर आपका r माइनस डी का मतलब कितना हुआ, r माइनस 3r/4, मतलब r/4 हो गया। तो एक तो आंसर आया r/4 इनसाइड में आया। अब आउटसाइड कैसे निकाले भैया? तो मैंने आउटसाइड के दो फॉर्म बता दिए, एक स्मॉल वाला एक लार्ज वाला। तो इसमें लार्ज वाला लगेगा, स्मॉल वाला लगेगा। तो बेटा यहां पर देखो g क्या हो रहा है, 1/4 हो गया, मतलब बहुत बड़ा चेंज आ गया है g के अंदर, और बहुत बड़ा चेंज बहुत बड़ी हाइट पे जाके आता है, बहुत बड़ा चेंज बहुत बड़ी हाइट पे जाकर आता है। इसका मतलब बेटा आपको अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको बड़ी हाइट का फॉर्मूला लगाना है। और बेटा वो फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था GH इज इक्वल टू G डिवाइड बाय 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर। अब यहां पे जो GH है वो कितना है बेटा, G/4 है, इक्वल टू G 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर। G और G कट गया, 1 प्लस H बाय R 2 आएगा, H की वैल्यू R आएगी, H की वैल्यू बेटा R आएगी। अब H की वैल्यू R आई है, लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा, ये तो सरफेस से हाइट है। सेंटर से दूरी कितनी है? तो सेंटर से दूरी होगी आपकी रेडियस प्लस हाइट, दैट मींस 2r के बराबर। तो बेटा दो आंसर आ रहे, एक 2r आ रहा और दूसरा r/4 आ रहा। ये दो आंसर हमको मिलेंगे बेटा, समझ गए? तो बेटा आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड देखी, एक रिंग की वजह से फील्ड देखी, स्फीयर्स की वजह से फील्ड देखी, फिर अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखी और उनमें वेरिएशन देखा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।